So let's see our next question. Now as we are solving the standard mathematics paper class 10, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सैम्पल पेपर में? व्हाट इज द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 - 3 and 5 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमने दो पॉइंट लिया, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 - 3 एंड अनदर पॉइंट इज 5, 6। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 - 3 and 5 6, 2 - 3 and 5 6, इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड किया? एक दूसरा लाइन ने डिवाइड किया, जो कौन है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ने किस रेशियो में डिवाइड किया, हमें यही पूछ रहा है, ठीक है ना? किस रेशियो में डिवाइड किया, तो यही पूछ रहा है हमें। तो इस रेशियो को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है ना। कुछ जैसे कि अगर हमें ये पहले से क्लियर होना है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x, 0, जबकि अगर y एक्सिस लिखा हुआ होता तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता? उसका कोऑर्डिनेट हो जाता 0, y। तो यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज x, 0। नाउ जब भी हमें रेशियो निकालने के लिए बोलता है, तो रेशियो मतलब क्या होता है? बेसिकली सेक्शन फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि रेशियो, कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो जो रेशियो होता है उसको हम लोग m/n मान लेते हैं। और जब भी एक सेक्शन फार्मूला के मुताबिक सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेसिकली कि एक अगर दो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को अगर कोई और एक पॉइंट आके डिवाइड करे, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x एंड y, और डिवाइड हमेशा किसी ना किसी रेशियो में करेगा। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट को जब कोई भी पॉइंट आके दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसमें से पहला पार्ट को मान लेते हैं m और सेकेंड पार्ट को मान लेते हैं n। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज m/n। नाउ यहाँ से अगर कोई भी दो पॉइंट हमें दिया हुआ हो और रेशियो दिया हुआ हो तो कोऑर्डिनेट को निकाला जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि x = m x2 + n x1 / m + n, और y = m y2 + n y1 / m + n। नाउ ये जो फार्मूला है या फिर सेक्शन फार्मूला है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी किसी भी एक लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते, 2 हो 3 हो, तो हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना होता है ना। इस क्वेश्चन में तो हमें रेशियो निकालने के लिए बोला। रेशियो निकालने के लिए भी हम लोग सेक्शन फार्मूला को ही यूज़ करेंगे। नाउ ये जो डायग्राम या फिर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि दो पॉइंट है। पहला पॉइंट दिया हुआ था 2 - 3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5, 6, और इसको डिवाइड किया एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? x, 0। तो हमें रेशियो निकालने के लिए बोला, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू, जैसे कि कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि वैल्यूज आर m and n ना, जो रेशियो हमें निकालने के लिए बोला m and n, रेशियो क्या बन रहा है? रेशियो बन रहा है m/n। नाउ जब भी हमें रेशियो दिया हुआ होता है या फिर रेशियो निकालना होता है तो इन्हीं में से ही फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। पॉइंट को निकालने के लिए दोनों चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ये जो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसमें x और y दोनों होता है, तो x के लिए अलग फार्मूला, y के लिए अलग फार्मूला। लेकिन जब हमें रेशियो निकालना होता है तो इन दोनों में से किसी एक फार्मूले को यूज़ करने से हो गया। इस क्वेश्चन में कौन सा यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे ना, जो पहला पॉइंट गिवन था उसको हमें x1 y1 मान लेना है, जो सेकंड पॉइंट गिवन था दैट वाज x2 y2 मान लेना है, और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसे हमें क्या मान लेना है? x, y।
तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे ना, y का वैल्यू हमें मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया कि x एक्सिस ने डिवाइड किया। तो अगर x एक्सिस ने डिवाइड किया है तो y का वैल्यू कितना है? 0। तो y का जो फॉर्मूला है यूजिंग सेक्शन फार्मूला y का फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि y का वैल्यू हमें मालूम है। अगर हमें x का वैल्यू मालूम होता, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए x या फिर y किसी ना किसी एक का वैल्यू मालूम होना चाहिए। हाँ, अगर पॉइंट निकालना होता तो m और n मतलब रेशियो का वैल्यू तब गिवन होता। यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोला, तो रेशियो निकालने के लिए बोला तो पॉइंट गिवन है। पॉइंट अगर निकालना हो तो रेशियो गिवन होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक गिवन होगा हमेशा। तो y का फॉर्मूला m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो अप्लाई करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m ना। यहाँ पे हमें m का वैल्यू ही तो चाहिए। y का वैल्यू कितना? यहाँ पे आप देख सकते हैं y का वैल्यू कितना? 0। m y2 कितना? 6 प्लस n इंटू y1 कितना? -3 बाई m प्लस n। नाउ ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 इंटू m प्लस n, 0 इंटू m प्लस n और 1 6m प्लस और -3n। 0 इंटू एनीथिंग इज 0 इक्वल टू 6m माइनस 3n। एक काम करते हैं, -3n को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3n इक्वल टू 6m। तो हमें क्या मिल रहा है? 3n इक्वल टू 6m। हमें क्या चाहिए? हमें रेशियो चाहिए ना। हमें कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ था x को लेट। अगर रेशियो को m/n मान लेते हैं तो m/n को ना अगर हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, m/n भी लिख सकते हैं ना। यहाँ से इस n को अगर दूसरे साइड में भेजा और 6 को इस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा? 3/6 इक्वल टू m/n। तो यहाँ पे अगर कैंसिलेशन हुआ 1 2 तो 1/2 इक्वल टू m/n। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m और n का रेशियो क्या है? 1:2। तो दिस इज द आंसर। तो जहाँ पे भी हमें रेशियो निकालना होता है कोई भी दो पॉइंट से, या फिर जिस पॉइंट ने डिवाइड किया हमें उस पॉइंट को निकालना है, रेशियो दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें सेक्शन फार्मूला को ही यूज़ करना होता है। ठीक है, हमें सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना होता है। रेशियो को निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ में से ये x का वैल्यू निकालने के लिए, ये y का वैल्यू निकालने के लिए, जिस पॉइंट ने जो पॉइंट डिवाइड करता है ना, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसी पॉइंट को x और y बोलते हैं हम लोग। और जो दोनों पॉइंट गिवन होता है, पहला पॉइंट को x1 y1 और सेकेंड पॉइंट को x2 y2। ठीक है, और अगर रेशियो गिवन है तो हम लोग जो रेशियो गिवन होने से पॉइंट निकाल सकते हैं। पॉइंट गिवन, ए पॉइंट xy इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ना देखिए, पॉइंट और क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है, दिस वन इज हॉराइजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस ना। दिस वन इज एक्स डैश पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना जिसमें एक्स का भी ये पॉजिटिव ना, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि पॉइंट एक्स वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई ना। डिस्टेंस 5 यूनिट से अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक भी अगर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी अगर 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। नाउ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन अगर बोले तो ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट। इन शॉर्ट ये जो एक अगर हमने एक इमेजिनरी सर्कल बनाया तो इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हमें दिखेगा, क्योंकि हर एक डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स। दे ऑल आर 5 यूनिट, दे ऑल आर 5 यूनिट, दे ऑल आर 5 यूनिट। ठीक है, दे ऑल आर 5 यूनिट। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बोला।
Now this one is first quadrant, this one is second quadrant, this one is third quadrant and this one is fourth quadrant. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि point xy is at a distance of 5 unit from the origin. How many such point lie in the third quadrant? तो third quadrant में ऐसे कितने point lie करेंगे? बहुत सारे, ठीक है ना. ये दिस ऑल आर द पॉइंट्स, क्योंकि हमें डिस्टेंस 5 यूनिट, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो सकता है ना जहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या मिले, 5 यूनिट मिले, ठीक है. तो आंसर इज इनफाइनेटली मैनी, आंसर इज इनफाइनेटली मैनी, ठीक है. तो लेट्स से आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABC DE parallel to AB, this one is DE parallel to AB, फिर AB equal to A, this length is given A, DE equal to X, this length is given X, BE is given as B and EC is given as C. तो हमें क्या पूछा, एक्सप्रेस X in terms of A, B and C, एक्सप्रेस S in terms of A, B and C. Now इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो देयर आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है. देयर आर टू ट्राइंगल्स, एक तो है DEC, अनदर इज द बिगर वन ABC. अगर डायग्राम को ठीक से नोटिस करें ना तो ये लाइन और ये लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB. तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो इस लाइन को क्या नाम से बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल ना. कोई भी दो पैरेलल लाइन को टच करने वाला लाइन को हमें क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये बनता है कि ये एंगल क्या बनेगा, इक्वल बनेगा. क्यों इक्वल बनेगा, इस टाइप का एंगल को क्या कहते हैं हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक उसी टाइप से ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग. ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर और एक लाइन आके टच करता है तो दैट इज ट्रांसवर्सल. ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये एंगल तो दोनों में मौजूद है, ये एंगल दोनों में मौजूद है, ये वाला इक्वल, ये एंगल इक्वल. तो अगर हम लोग चाहे तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं. सिमिलर दिखाने के लिए, सिमिलर का मीनिंग क्या था कि सेम शेप ना, ये और ये बड़ा वाला सेम शेप का, ये सिर्फ क्योंकि सेम शेप होने से सिमिलर दिखाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है उनमें से एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एंगल क्राइटेरिया पॉसिबल है. तो अगर एंगल क्राइटेरिया पॉसिबल है तो इसका मतलब कि जो साइड का ना, सिमिलर होने से क्या होता है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है. तो इसको कुछ इस तरीके से शुरू कर सकते हैं. ट्राइंगल ना क्या क्या नाम हो सकता है, DEC, ट्राइंगल DEC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC ना. कैसे, बाय एंगल क्राइटेरिया. एंगल क्राइटेरिया. इसको अगर मैं यहाँ पे किस हिसाब से बन रहा, मैं अगर यहाँ पे डिटेल में दिखा दूँ तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC में तो क्या हो रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ना, करस्पॉन्डिंग. फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दिस वन इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग, एंड एंगल C इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, एंगल C इज कॉमन एंगल. तो एंगल से क्या बन रहा है, क्राइटेरिया से सिमिलर बन रहा है. यहाँ पे सिमिलर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या बोला है, एक्सप्रेस x को एक्सप्रेस करना है. तो x का किसका साइड है, DE. तो यहाँ से अगर हम लोग DE लेते हैं तो यहाँ से हमें DE फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट इज AB. और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, EC का वैल्यू दिया हुआ है ना, EC. तो EC सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट इज BC. ना हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है. D इज X, AB इज A, EC इज C एंड BC को अगर नोटिस करेंगे ना, BC दो चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज BE प्लस EC. तो क्या हो जाएगा, X बाई A इक्वल C बाई BE इज B प्लस C,
ए विल गो दैट साइड, तो x इक्वल टू AC बाई B प्लस C। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू AC बाई B प्लस C, x इक्वल टू AC बाई B प्लस C। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, अगर इन दोनों ट्राइंगल को, इसको और इसको सिमिलर दिखा दिया तो ये पे बात बन गया। फिर सिमिलर कैसे बना, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। देख लीजिए एक बार। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल दिया हुआ है डायग्राम में, क्वेश्चन में क्या बोला कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, एंड cot PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। ना इनिशियली अगर डायग्राम को दिखाए, मान लेते हैं ये एक सर्कल था जिसका सेंटर O था, फिर क्या बोला cot PQ, एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड है जिसका कॉर्ड क्या था कि जो भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे, दिस वन इज कॉर्ड, दिस वन इज कॉर्ड, दिस वन इज कॉर्ड। बोला कि इस कॉर्ड ने टेंजेंट P के साथ, टेंजेंट क्या बोला, विद द टेंजेंट PR, दिस वन इज P, दिस वन इज R, दिस वन इज P, दिस वन इज R। ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या था, ये टेंजेंट है, हाँ ये टेंजेंट है। दिस वन इज कॉर्ड, कॉर्ड जो टच एट क्या 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे टच करने से कॉर्ड, और एक टच एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पे टच करने से टेंजेंट। तो ये हमें याद रखना है, कॉर्ड मतलब सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करना, किसी भी 2 पॉइंट पे टच करने से उसको कॉर्ड कहते हैं, लेकिन अगर 1 पॉइंट पे टच कर रहा है बाहर से, देन इट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या बोला कि जो कॉर्ड है, द कॉर्ड है cot PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट। ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना बोल रहा है, 50 डिग्री। इन दोनों का बीच में एंगल इज 50 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको था, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है उसी पॉइंट को हमें क्या कहना होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस एंगल को 50 डिग्री दे के रखा हुआ है, हमें बोला है देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। कॉर्ड ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, इस एंगल को हमें निकालने के लिए बोला। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना 2 चीज़ें हमें चाहिए होगा। एक जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी एक टेंजेंट अगर है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक सेंटर से अगर कोई भी लाइन आके टच करता है तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे जो एक कंप्लीट एंगल है ना, ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है, 90 है। ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 है। लेकिन यहाँ पे कॉर्ड भी दे के रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू दे के रखा हुआ 50। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 90 होना चाहिए, टोटल 90 होना चाहिए। तो ये अगर 50 हो गया तो बचा कितना, 40 तो बचा हुआ है ना, क्योंकि दोनों को मिलकर तो 90 होना है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, और उसी में एक अंदर में कॉर्ड है। कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ 50 डिग्री, तो अंदर कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री। ठीक है, अंदर कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री। तो पहली बात तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस ना, टेंजेंट और रेडियस का बीच में 90 डिग्री बनता है अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट ने टच किया। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। दूसरा में क्या याद रहना चाहिए कि कोई भी एक ट्राइंगल में अगर कोई भी 2 साइड इक्वल होता है ना, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ओके, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये क्यों चाहिए हमें, यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे ना तो ये रेडियस है, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, 40 ना। ये जो ट्राइंगल है, फिर से अगर मैं डायग्राम को ठीक से आप लोगों को फिर से दिखा दूँ, ठीक से देखिएगा। ये टेंजेंट दिया हुआ था, दिस वन इज टेंजेंट ना, ये रेडियस, ये कॉर्ड। तो हमें इस एंगल को 50 डिग्री देख के रखा हुआ था, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये कंप्लीट एंगल 90 होना था, और इसमें से थोड़ा सा पार्ट 50 है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट 40 होगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ पार्ट 40 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों,
क्योंकि ये दोनों साइड क्या है इक्वल, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो इसका अपोजिट में ये एंगल, इसका अपोजिट में ये एंगल, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में हमें इस एंगल को निकालने के लिए बोला। ट्राइंगल में टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है, टोटल सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री। मतलब ये 40 डिग्री, ये अननोन एंगल, ये 40 डिग्री, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। जबकि इन दोनों को प्लस करके हमें कितना दिख रहा है 80, राइट। इन दोनों को प्लस करके कितना दिख रहा है 80, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा 100 डिग्री ऑब्वियसली। तो 100 इज द आंसर। लेकिन इसको अगर हमें सिस्टमेटिकली लिख के दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि ये कॉर्ड का बीच में कॉर्ड और टेंजेंट का बीच में 50, तो बाकी बचा हुआ पार्ट 40 ना, ये 40 तो ये भी 40 तो ये 100। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इसी एक्सप्लेनेशन को अगर लिख के दिखाना हो तो कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये अगर एंगल ओ पी क्यू अगर 40 होता है, ओ पी क्यू अगर 40 होता है तो ओ क्यू पी भी 40 होगा, देयरफॉर ओ क्यू पी इज ऑल्सो 40। ये किस लिए? क्योंकि ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू दोनों क्या है इक्वल है। इक्वल किस लिए है? रेडियस ना, दे आर रेडियाई, रेडियाई लिखते हैं, एक से ज़्यादा रेडियस होने से रेडियाई लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल इक्वल बन रहा है? ओ पी क्यू एंड ओ क्यू पी, ये दोनों एंगल क्या बन रहा है? इक्वल बन रहा है। तो अभी जो मेन ट्राइंगल है हमें कौन सा निकालना है? पी ओ क्यू, क्योंकि हमें एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर बोला, तो हमें देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो क्या क्या ओ पी क्यू प्लस पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू पी, इट विल बी 180। इस एंगल को ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है तीनों एंगल को प्लस करने से 180, तो इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल में तीनों एंगल को प्लस करने से 180, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स प्लस करने से 360, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होने चाहिए। तो ये हो गया, दिस वन इज 40, पी ओ क्यू हमें चाहिए, दिस वन इज ऑल्सो 40 इक्वल टू 180, तो पी ओ क्यू 40 प्लस 40 और 40 180 दूसरी तरफ, तो -80, दिस वन इज 100 डिग्री। तो आंसर इज 100। और इसको अगर हम लोग सिस्टमेटिक सॉल्व करना चाहे तो दो चीज़ें मालूम होना चाहिए कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, तो यहाँ पे छोटा सा पोर्शन 50 दिया हुआ था तो बाकी पोर्शन 40 होगा। और दूसरी बात कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए।